एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। हम चर्चा कर रहे थे आसाम में हिंसा। प्रधानमंत्री ने कहा देश पर कलंक है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार ने सेना भेजने में देरी की। आखिर कोई तो है जिसकी जिम्मेदारी होगी और ये जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं। अगर गलती हुई तो ये हमसे हुई, चूक हुई तो हमसे हुई। बस आरोप और प्रत्यारोप और कुछ बयान, इससे बाहर आज भी अब तक 50 लोग इसमें मौत के शिकार हो चुके हैं इस हिंसा में, और 4 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं। और यहाँ जो 4 लाख लोग बेघर हैं उन्हें सामान्य तौर पे भी जो उनको राहत पहुंचाई जा रही है वो भी बहुत कम है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश जी। अवधेश जी, जब गुजरात में दंगा हुए तो वाजपेयी जी ने कह दिया ये कलंक है। केंद्र में एनडीए की सरकार थी, राज्य में बीजेपी की सरकार थी। आज कांग्रेस की केंद्र में सरकार है, कांग्रेस लेड यूपीए सरकार है, और राज्य में कांग्रेस की सरकार है। वहाँ भी दंगे हुए हैं, हिंसा हुई, और हिंसा में अब तक 50 लोग मारे गए हैं। और जब मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान आता है वो कहते हैं केंद्र ने सेना भेजने में देर की, प्रधानमंत्री कहते हैं ये कलंक है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, असम की ये जो समस्या है ये तो मुख्यमंत्री ने आज कहा है, उनका बयान आज आया है। अन्यथा 3-4 दिनों से तो दूसरी बातें हो रही थी कि आर्थिक कारण है इसके, मैं आर्थिक कारण पर जोर डाल रहा हूँ, पुलिस ने कहीं कोताही नहीं बरती है, सब कुछ किया जा रहा है। हमेशा जो असम की समस्या है इसको, ये दंगे का 2 पहलू है। एक तो इसका जो है इसकी पृष्ठभूमि है, और दूसरा है कि इस दंगे को क्या रोका जा सकता था। तो पृष्ठभूमि पर जाने के बजाय हम इस पर बात अगर करेंगे, अभी पृष्ठभूमि पर बाद में करेंगे, कि ये दंगा बिल्कुल राज्य सरकार के सुरक्षा व्यवस्था की 100% जो है विफलता का परिणाम है। बहुत साफ है, क्योंकि 17 तारीख से यह समस्या शुरू हुई है और 23 तारीख तक ऐसा लग रहा था जैसे असम में कोई प्रशासन नाम का महकमा है ही नहीं। मैं आपको अभी आगे बढ़ूं उससे एक रिपोर्ट मैं वहां की सारे अखबारों को किया हूं, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। वहां के एक स्थानीय अखबार के एक रिपोर्टर ने जो है 23 जुलाई को लिखा, जो 24 को छपा हुआ है। इसको जरा सुन लीजिए 1 मिनट में। मंगोलिया बाजार तथा आला टोल की घटना के बाद 2 समुदायों के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे के खून के प्यासे बनते हुए कल सायं 6 बजे मानस अभयारण्य के सीमावर्ती नंबर 1 और गांव का नाम दिया है कि अल्पसंख्यकों के घरों में आग लगा दी। जाते जाते उपद्रवियों ने गोलीबारी करते हुए मवेशियों तक की हत्या कर दी। घटना स्थल पर पहुंचकर ऐसा लग रहा था जैसे अनेक गांव नहीं श्मशान भूमि है। चारों तरफ जले परे घर दिखाई दे रहा था। कई घरों की आग बुझ नहीं पाई। भूख और प्यास से छटपटाते लोग अपने दम पर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। अब देखिए, दोनों शिविरों के लोगों का आरोप है, पक्ष जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कि दोनों की सुरक्षा के नाम पर यहां केवल शून्य है। और ये रिपोर्टर लिखता है कि प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई सहायता या सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। एक रिपोर्ट ये बता रहा है लोग स्वयं अपनी सुरक्षा एवं अपने संप्रदाय के लोगों के लिए खाने पीने के इंतजाम करते देखे जा रहे थे। तो ये वहां की स्थिति है। अगर 23 तारीख को लोगों ने ट्रेन नहीं रोका होता, घेरा होता, तो न तो केंद्र की नजर जाती, न राज्य सरकार की नजर जाती, और मारकाट होता रहता। 2 घटनाएं हुई हैं। देखिए, जो बोडो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन है उसके 2 नेता कहिए, 2 कार्यकर्ता कहिए, उसकी हत्या हो गई। उसके बाद बोडो जो पहला उस समय जो पहले जो बोडो लिबरेशन फ्रंट जो था उसके 4 लोगों को बजाबता बाजार में घेर करके सरेआम जो है लोगों के बीच उसको मारा गया, उसकी मोटरसाइकिल जलाई गई। पुलिस जो है एक दारोगा जी और 2 सिपाही के साथ वहां पहुंचे थे, वो नहीं रोक पाए। इसका अर्थ ये था उनके सामने हत्या हुई है। ये घटना पुलिस को ये कहीं ना कहीं आप साफ कह रहे हैं कि प्रशासनिक विफलता है। एक तो प्रशासनिक विफलता है, दूसरा है कि तात्कालिक रूप से इसके कारणों की भी सही व्याख्या नहीं की जा रही है। यह भी समझने की जरूरत है। जब तक आप कारण की सही व्याख्या नहीं करेंगे, समझेंगे, तब तक आप जो है न्याय कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय सेना के कारण फिर भी हिंसा रुकी है, थोड़े बहुत हो रहा है, लेकिन इसको खत्म करना, इतने उथल पुथल को सामान्य अवस्था में लाना संभव नहीं है। आगे आप उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तस्लीम रहमानी साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं इस आसाम के हिंसा को? प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के लिए कलंक है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र ने सही समय पे सहायता नहीं दिया, लोग मारे गए, 4 लाख लोग बेघर हैं।
लोगों को सहायता सही ढंग से नहीं मिल पा रही है। 300 करोड़ का वो राहत का आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उनको सहायता देंगे, लेकिन देर होने के कारण ज़्यादा लोग मारे गए, ज़्यादा लोग बेघर हुए और ज़्यादा लोगों की समस्या बढ़ी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कलंक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था एक ज़माने में कि राजधर्म नहीं निभाया जा रहा है, उन्होंने भी कलंक कहा था। उन्होंने भी कलंक कहा था। सवाल यह है कि दो प्रधानमंत्रियों ने एक साथ एक व्यापक हिंसा को कलंक का नाम दिया है। कलंक किसने कलंकित किया है और उन कलंकितियों को सजाएं क्या मिलेंगी, ये देखने की बात होगी। एक बार देख चुके हैं, दूसरी बार इस देश का जो सबसे सेकुलर कहा जाने वाला चेहरा है उसने कलंकित किया है, और उस कलंकित करने वालों को क्या सजाएं मिलेगी ये देखा जाएगा। मेरा मानना यह है, जो समाचार हमको मिल रहे हैं आसाम से, 19 तारीख से अब तक चांद रात, रमजान की चांद रात। पहले मैं अर्ज कर दूं कि अब हिंदुस्तान में जब रमजान आता है या ईद आने वाली होती है, बकरीद आने वाली होती है, सारे देश में किसी ना किसी सूरत में हिंसा बढ़ जाती है। नहीं, ये सत्य नहीं है। नहीं, ये तो मैं जानता हूं ना क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है। हम भुक्तभोगी हैं, हम जानते हैं कि क्या सत्य है क्या नहीं। रमजान आने से मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना नहीं है, और वो साबित करेंगे हम क्या क्या है क्या नहीं। आप बताएं, आसानी से सिर्फ ना कह सकते हैं, नकार सकते हैं, लेकिन पीड़ित हम बताएं। तो ये जितनी है पूरी राज्य सरकार की मान्यता के साथ ये सब कुछ हुआ है। बोडो नेशनल, जो बोडो लिबरेशन फ्रंट है, उनका साझेदारी है सरकार में, और वो बोडो एरिया है, उनको बोडो के पैकेज दिए गए हैं। आज बोडोस को जमीनों की जरूरत है। उनको लगता है कि मुसलमान यहां रहते हैं बड़ी तादाद में, इनको खदेड़ के बाहर करो, जमीनें मिलेंगी, खेती बढ़ेगी हमारी, और बोडो तरक्की करेगा। उसके लिए इनको निकालो। इसलिए राज्य सरकार के साथ पूरी मिली भगत के, वरना क्या कारण है, हमने ये देखा है, बार बार देखा है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट की रजामंदी नहीं होती, हिंदुस्तान में कहीं पत्ता नहीं हिल सकता, एक पत्थर नहीं चल सकता। तो अगर इतनी बड़ी हिंसा हुई है, देखिए पलायन बहुत हुए हैं देश में। आप सीधा सीधा कह रहे हैं कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी, दोनों सफल रहे हैं। मैं तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी मानता हूं, और केंद्र की जिम्मेदारी यह है कि जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जो बेसिक मुद्दा है, जो इशू है, जो कारण है, उस कारण को एड्रेस करने का काम केंद्र की सरकार को करना है जी। वो राज्य और वो नहीं किया उन्होंने। अवधेश जी, आप कुछ कह रहे थे इस बारे में। देखिए, ऐसा है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, रिपोर्ट बिल्कुल उल्टी है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। धुबरी में इस जो बोडो हिंसा मुख्यतः बोडोलैंड में हुई, मतलब कोकराझार में, और वो जो दूसरा जिला है क्या बोलते, चिरांग से हुई, बाद में 5 जिलों में फैली है। अब एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि इनकी, देखिए धुबरी के जिला मुख्यालय में बंद आयोजित किया गया, आमसू ने किया है। हाँ, मैंने जो आमसू, आपको मालूम है कि वो मुसलमानों के छात्रों का संगठन है, उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक छात्र संघ, उसने किया था। ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन, उसने किया था। अब यह है कि उस बंद के बाद, जो बंद के साथ साथ जो हिंसा हुई है, जैसे वहां एक बोडो का हॉस्टल था, बजाबता कहा गया कि भैया यहां से बोडो लोग छोड़ के जाएं, नहीं तो उनको जला दिया जाएगा। पत्रकार वहां खड़े थे, और वो 100 साल के नहीं बता रहा हूं, इस पर 100 साल के होस्ट, कैसे प्रशासन का फेलियोर है। और जो ये सवाल ये है कि ठीक है, आपको टोका नहीं किया है, तो वो पूरा नहीं, पूरी बात करने की, ऐसे नहीं, रिएक्शन भी शो ना करें, नहीं ऐसे नहीं, हम बंद भी ना करें। 100 साल के जमहूरी हक है, वो भी 100 साल के हॉस्टल को जला दिया गया। रात में ही सारे बोडो वहां से भाग गए, यहां तक कि जो अग्निशमन दल गया उसको बुझाने के लिए, उसको आग नहीं बुझाने दिया गया। मैं कह रहा हूं कि जाहिर है कि ये एक तो इस स्थिति में जो बंद था, प्रशासन को पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहां कर्फ्यू लगना चाहिए था, वो बंद होता ही नहीं, जो घटनाएं हुई नहीं हुई हैं। अब इसमें देखिए 2 स्थितियां हैं, जो जिसको ये कह रहे हैं कि वहां जो बोडो स्वायत्त परिषद है, 2003 से वो वहां काम कर रही है, उसके जो अध्यक्ष है मलियारी, उनका कहना है कि वहां बोडो, देखिए जो स्थानीय मुसलमान हैं उनके साथ मैं गया हूं, आप भी साथ गए होंगे, स्थानीय मुसलमानों के साथ इनका एडजस्टमेंट हो गया है।
ये जो भी कहें हमने निकट से, लेकिन जो एक दो पीढ़ी पहले चाहे 1971 में या बाद में जो बांग्लादेश से जो लौट आए हैं, समस्या यही है, ये टर्मिनोलॉजी है जो मुसीबत की जड़ है, जो स्थानीय और बांग्लादेशी जो बांग्लादेशी से इन्फिल्ट्रेट किए कौन है, मलिहारी साहब तय करेंगे, जो मलिहारी साहब को किसने ऑथराइज आए हुए हैं वो तय करेंगे, उनका जो रिश्ता है मलिहारी साहब तय करेंगे ये बात, नहीं उसको तय करेगा वहां का अध्यक्ष है, ही हैज राइट, वो इसीलिए आंदोलन हुआ है उसके विरुद्ध, मैं वही कह रहा हूं कि यही विरुद्ध आंदोलन हुआ है, स्वायत्त परिषद इसीलिए है कि सवाल, दो सवाल आते हैं, जड़ ये सवाल ऑथराइज नहीं है वहां पर। तो देखिए डॉक्टर साहब आपसे भी और अवधेश जी आपसे भी मैं कहता हूं कि हो सकता है कि आपसी मतभेद हों, लेकिन ये जो हिंसा हुई, जो 50 लोग मरे, जो 4 लाख लोग बेघर हुए, सरकार चाहे वो केंद्र की है चाहे राज्य की है, क्या उनकी जिम्मेदारी? नहीं, एक भी हिंसा नहीं होती वहां, मैं कह तो रहा हूं। कौन दोषी है? ये वहां के स्थानीय प्रशासन दोषी है, पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। देखिए तनाव कुछ भी हो सकता है, तनाव मान लीजिए पहले से है, वो तो एक समस्या है, उसका समाधान राजनीतिक स्तर पर बातचीत से, पैकेज दे करके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसमें जो विदेशी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनकी पहचान करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनको डिपोर्ट करने का या उनको कहीं शिविर में ले जाके रखिए, वो सब बात थी। लेकिन ऐसी जगह सेंसिटिव समस्या इतने दिनों से बढ़ रही है, 2 की हत्या हो चुकी है, उसके बाद जिस ढंग से सक्रिय कोई तैयारी ही नहीं थी, मवेशी को गांव-गांव पर जला रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि राज्य सरकार की मिलीभगत से हुआ, लेकिन ये मानेंगे नहीं। देखिए मृणाल हजारिका अभी उल्फा के नेता हैं जो सरकार से बातचीत कर रहे हैं। अब उल्फा से ज्यादा विदेश से हथियार आने का प्रमाण वो तो खुद ही मंगाते थे। उसने कहा कि भाई सीमा पार से ब्रह्मपुत्र होकर के 3 नावों पर हथियार आए हैं, जो 2 रखे गए हैं कहीं। वो बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके जो है गुवाहाटी में बोला है, और जिसकी आलोचना कर रहे हैं हग्रामा मोहिलारी का, उसने कहा है कि भाई ये जो है ना, ये तो जो बांग्लादेश और उसके हाथ में हिंसा 10 दिन तक क्यों चल रही है यहां से 3rd डे, वो तो एक बहुत आसानी से उन्होंने AK-47 का प्रयोग हुआ है। आप सुनिए ना, वो तो ये कह रहे हैं आराम से गोगोई साहब के साथ, वो सेंटर ने फोर्सेस नहीं भेजी, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी है। 2 लोगों के कत्ल के बाद उन्होंने क्या किया इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सेंटर ने फोर्सेस, थानेदार को केवल निलंबित किया गया है, बस इतनी ही जब जो है सेंटर ने फोर्सेस भेज दी तो उसका क्या इस्तेमाल किया गोगोई साहब ने और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने, और वहां बीटीसी के लोगों ने। कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई किससे हुआ, दोषी कौन है, कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? जाने के बाद आर्मी का डिप्लॉयमेंट जी उन एरियाज में नहीं हुआ जो इफेक्टेड थे, उन एरियाज में उनका डिप्लॉयमेंट हुआ है जो एक्स बोडो एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने सरेंडर कर दिया था और पुलिस फोर्स में चले गए। उन्हीं को, उनके पास जो गैर कानूनी हथियार थे, उनके जरिए ये हिंसा हुई है। और वहां से मारने की हिंसा नहीं है, माफ कीजिएगा, 4 लाख लोग अगर विस्थापित हुए, वहां पर 50 आदमी सिर्फ मरे, तो इसका मतलब मारना इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन यह है कि लोगों को भगा दिया जाए, वहां से जमीन को खाली करा दिया जाए, और भयभीत करके 50 लोगों को मारने से 4 लाख लोग नहीं, बोडो भी भागे हैं। देखिए बांग्लादेशी जो है ये सब वो भी बंगाल में भागे हैं, वो दोनों तरफ भागे हैं, भी भागे हैं, गैर मुस्लिमीन भी भागे, मुझे मालूम है। ये तो हिंसा, मुझे ये बताइए, पहले बोडो कामरूप और मेघालय तक फैले हुए, मुझे ये बताइए, मुझे मेरा जो लोग 4 लाख जो आज परिवार, जो लोग बेघर हैं, उसके लिए दोषी कौन है? वही तो कह रहे हैं कि उसके लिए दोषी तो सरकार है ना वहां की। कौन सी सरकार है? बीटीसी जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल एंड कांग्रेस की सरकार जो स्टेट में भी मौजूद है, और यूपीए की सरकार जो दिल्ली में मौजूद है, ये दोनों क्या लगता है ये सिर्फ प्रशासनिक चूक है? हिंसा तो प्रशासनिक चूक के कारण हुई है, लेकिन अगर लंबे समय तक किसी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, अगर वोट बैंक के आधार पर फैसला होगा कि भैया ये नागरिक यहाँ वो भी तो इन्हीं को करना है। 1 मिनट पूरी बात करने दीजिए। देखिए बोडो जो आदिवासी समुदाय है वो बहुत सिमटा हुआ रहने के संस्कार के हैं, नहीं इसको, और पहले उनका फैलाव पूरा मेघालय तक था, धीरे धीरे वो सिमटे हैं, और उनकी जो जमीनें और जगहें थी, ये भले स्वीकार न करे, वो बांग्लादेश में 71 से लेके अभी तक लगातार जो घुसपैठ हुए हैं, वो आने वाले लोगों ने उन पर कब्जा किया है, जिसके कारण वहां रेगुलर ये चीजें होती है। उनका समाधान नहीं होगा तो ये स्थिति होगी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि 2 हत्या के बाद अगर प्रशासन सशक्त हो गया होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। राजीव गांधी जी ने एक अकॉर्ड किया था, सब जानते हैं, 83 में,
और उन्होंने ये तय कर दिया, तमाम इंटरेस्टेड पार्टीज ने उसको एग्री कर लिया था, जिसकी वजह से आंसू खत्म होकर एजीपी बनी थी, ये याद होगा। और उसमें ये तय हो गया था कि 1971 तक जो लोग आए हैं वो इस नागरिक होंगे भारत के और असम के। 71 के बाद कोई इन्फ्लिट्रेशन होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद नहीं तो कितने की उसके पहचान हुई? बावजूद मैं वही कहने जा रहा हूं, वो उसके detect बावजूद हुआ ही नहीं है। 6 लाख लोग तो आज से कहीं 10 ना साल कहीं पहले इसको कहीं ना वही वोटर हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। वही चीज, सिर्फ आसाम में यही है। बात अवधेश जी कह रहे हैं कि जो लोग 6 लाख में से infiltration, केवल उस पे- 3000 लोगों का इतने सालों उस में पे भी कोई पहचान कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कौन, किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र, एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ राज्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ट्रिब्यूनल्स, वेरियस काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल्स बना के इनको आइडेंटिफाई कीजिए, कौन करेगा? और अगर सरकार कब करेगा? identify नहीं सवाल है करेगी, कब करेगा? मैं कहता हूं सरकार नहीं आइडेंटिफाई करेगी तो बलि के बकरे हम हैं कि कभी गुजरात में हमारा कत्लेआम होगा और कभी आसाम में हमको विस्थापित बना दिया जाएगा। ये कौन सा माइंडसेट नहीं, है इस समय जो ये दोनों कहना तरफ से चाहता विस्थापन है? है। नहीं, ये कौन one-sided कौन नहीं सा है। माइंडसेट है जो हमें कैंपों में रहने पे मजबूर करना चाहता है? एक पक्षीय विस्थापन नहीं है, दोनों तरफ से 20,000 विस्थापन लोग है। इससे पहले से असम में कैंपों में मौजूद हैं। आज तक गुजरात से के कैंप खत्म नहीं हुए हैं। तो कैंप तो कश्मीर है। से आए हुए दिल्ली में ब्राह्मणों का है। हमारे देश में समस्या को कोई उठाया ही जाता कैंप है। नहीं है जो वहां से पुनः कश्मीरी जो यहां पर आके रह रहे हैं उनको भारत सरकार वजीफा देती है। वहां पर गुजरात वालों को वजीफा नहीं देती। नीली के मरने वाले नहीं, मुसलमानों गुजरात- को गुजरात 2,000 नहीं रुपए, है। 2,000 रुपए मरने नहीं, वालों को दिया गया। सवाल जो भी, चाहे कोई कैंप में पंडित रहे या चाहे मुसलमान रहे, चाहे बोडोज रहे, नहीं, चाहे आप कोई कैंप नहीं है। कौन सा कश्मीरी का कैंप है मुझे बताइए ना। कई सारे कैंप है, जम्मू में कैंप है। वो मैं ये कहता हूं कि ये तो सरकार का दायित्व है कि उनके प्रति संवेदनशील रह के इन समस्याओं का तात्कालिक नहीं बल्कि मुजरिम है सरकार। मैं कहता हूं अगर उसने आइडेंटिफिकेशन के इस मसले को हल नहीं किया पिछले 30 साल के अंदर भी, तो सरकार मुजरिम है, कसूरवार खाली नहीं है, मुजरिम है। उसको करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी। आज 4 लाख लोग अगर कैंपों में मौजूद हैं, 50 लाख लोग मर गए हैं, 50 लोग, तो उसके जिम्मेदार उसका ये जुर्म मरकजी सरकार को और रियासती सरकार बराबर की शरीक है और उनको सजा मिलनी चाहिए। सवाल है कि सजा देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए उनकी। सजा कौन देगा? सवाल पार्लियामेंट में वादे किए हैं इन्होंने खड़े होके। प्रणब मुखर्जी जो अब आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति है, खुद उनकी स्पीच मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद कि हम यहां पर ट्रिब्यूनल बनाएंगे और लोगों को अब कहीं ना कहीं वही बात है। कुछ तो तात्कालिक कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण जो है इसके कि कहीं ना कहीं जो सही दिशा में जो ठोस कदम उठा, देखिए वहां क्या है ना, जो स्थानीय एमएलए बाकी सब जीतते हैं, उन लोगों ने उनको वोट मिलता है। बड़ा इस मामले को जटिल बना दिया गया है। वोट की पॉलिटिक्स जब तक इस ढंग से घृणित रहेगी, देश के लोग उसकी बेदी पर बलि चढ़ते ही रहेंगे, वो हिंदू हो मुसलमान हो। वोट की पॉलिटिक्स में यह फर्क आया वहां कि ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर था। ये जितने विस्थापित असमीज और वो बंगालीज जो लिंग्विस्टिक, वहां पर माइनॉरिटीज के 2 स्टेटस है, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ये जो दोनों माइनॉरिटीज थे, लिंग्विस्टिक भी एंड रिलीजियस भी, ये दोनों कांग्रेस की ट्रेडिशनल वोटर रही। लेकिन वहां पर जो नए पॉलिटिकल आउटफिट सामने आए हैं, अब ये वोट शिफ्ट हो गया उनकी तरफ। कांग्रेस की मजबूरी है कि उसके हाथ से वो वोट में फिसल गया। तो वोट फिर आप चाहे हिंदुत्व का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे आदिवासी का हो, चाहे जाति का हो, लेकिन ये वोट पॉलिटिक्स कहीं न कहीं भारत को सीधा अगर देखें तो गोगोई साहब की वोट पॉलिटिक्स का नतीजा है कि उनको ये विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो जरा वन साइडेड है, एक पक्षीय विश्लेषण है। वहां माइनॉरिटीज की पार्टियां खड़ी हुई हैं, वो जीती भी हैं, लेकिन एकदम से हिंदू पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है, ये सच नहीं है। चुनाव में हम लोग भी वहां चलिए हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे थे तब उनको 50 सीटें मिली, अब उनको 71 सीटें कैसे मिल गई? उसके कारण नहीं तो कहां से मिली 71 सीटें, बता दें। वो नहीं वो तो एक छोटा सा ब्रेक लेके बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता शाहिद सिद्दीकी को एक तरह से उन्हें डिसोन किया है कि नहीं, उनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये तब किया गया जब उनके अखबार में नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू छपा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद